डियर स्टूडेंट्स, लर्न इंग्लिश विद श्याम सर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। लास्ट वीडियो में हमने जाना था बेसिक सेंटेंस पैटर्न के बारे में। बेसिक सेंटेंस पैटर्न जिसे जनरली हम श्लोका के बारे में जानते हैं, श्लोका के नाम से जानते हैं। ये सेंटेंस बनाने का रामबाण फॉर्मूला है। SVOCA का मतलब आपको बताया गया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स। इन 5 एलिमेंट्स को हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं और इन्हें इस ऑर्डर में जमाते हुए, इस पैटर्न में जमाते हुए हम सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था, उससे थोड़ा सा अलग लेते हैं हम। महिमा ने रोशनी को कल रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए देखा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की आत्मा यानी कि वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर देखा पास्ट एक्शन है, वर्ब है, इस वर्ब को करने वाला है महिमा। तो महिमा क्या हो गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखने की क्रिया से प्रभावित कौन हुआ? वो है रोशनी। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में को शब्द इंक्लूड है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया है। इसके बाद में हम देखते हैं कंप्लीमेंट है या नहीं है। तो सब्जेक्ट यानी महिमा और कौन है, क्या है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन रोशनी के बारे में हमें और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है कि रोशनी को जब देखा गया तो रोशनी कुछ और भी कर रही थी, यानी वो रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। तो ये पार्ट क्या हो गया सेंटेंस में? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कह सकते हैं इसे। अब इसमें एक वर्ड और बचा है, कल। अब ये कल पास्ट रिलेटिंग वर्ड है, एडवर्बियल्स है, यानी जो वर्ड्स किसी एक्शन के बारे में, किसी वर्ब के बारे में बताते हैं कि वो कब, कहां, कैसे, कितनी बार होता है, या हुआ, या हो चुका है, या हो रहा होगा। तो इस तरीके से जो वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है वो होता है हमारा एडवर्बियल्स, यानी कि क्रिया विशेषण जैसे शब्द, जो कि हमें टेंसेस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प भी करते हैं। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब इनको हम टेंस वॉइस के अकॉर्डिंग इस पैटर्न में जमाएंगे। कौन सा पैटर्न में? SVOCA, यानी श्लोका पैटर्न में। और श्लोका पैटर्न को क्या कहा जाता है? बेसिक सेंटेंस पैटर्न कहा जाता है। बेसिक यानी आधारभूत, सेंटेंस यानी वाक्य, और पैटर्न यानी प्रक्रम या अनुक्रम, यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक तरीका। अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं, तो देखो बहुत ही इजी है। अब यहां पर एक्शन हो रहा है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वैसे भी यहाँ कल शब्द आया है। अब कल के दो अर्थ होते हैं, एक तो आने वाला दिन और एक गया हुआ दिन। तो आने वाला जो दिन होता है उसको हम टुमारो बोलते हैं, और बीते हुए दिन को हम यस्टरडे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बीते हुए दिन की बात कर रहा है, यानी पास्ट एक्शन की बात कर रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब आएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो महिमा ने, तो हमने यहां पर सबसे पहले लिखा महिमा। अब महिमा हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अब महिमा के बाद हम लिखेंगे वर्ब को, यानी वर्ब। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा विदाउट हेल्पिंग वर्ब। महिमा सेकंड फॉर्म आया देखने की क्रिया का। सो
महिमा सो, महिमा ने देखा, किसको देखा? रोशनी को। अब रोशनी को कुछ करते हुए देखा, तो रोशनी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो यहां पर फिर से वर्ब आएगी। रोशनी इस वर्ब का क्या हो गई? सब्जेक्ट। गोइंग जाते हुए, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन के बाद, रेलवे स्टेशन, गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, ये पार्ट आपका क्या है? कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट। इसके बाद एडवर्बियल्स बचा है, इसको लिख देंगे हम, वो है यस्टरडे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस पैटर्न का यूज करके हम किसी प्रकार के सेंटेंस को सही तरीके से बनाना सीख सकते हैं। और टेंसेज वाले चैप्टर में मैं और भी अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेंस के साथ साथ हमें वॉइस पर भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम इस सारे एलिमेंट्स को जानने से पहले किसी भी सेंटेंस को करेक्टली बनाने के लिए जो जरूरी बातें होती हैं वो जान लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाते समय हमें क्या करना है। तो आपके बेसिक सेंटेंस पैटर्न समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। इंग्लिश में सेंटेंसेज बनाते समय आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? द थिंग्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, सेंटेंस को जो बनाना है तो पैटर्न के अनुसार बनाना है। तो SVOCA का जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है वो आपको फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 2, सेंटेंस का हम टेंस पहचानेंगे, क्योंकि हमें टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है। टेंस के साथ साथ हमें ध्यान रखना है वॉइस का। वॉइस पहचाने, क्योंकि कई बार सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है और हम उसे एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो ये गलती हो जाती है हमसे कई बार। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है नंबर 4 पर, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का ध्यान रखना है। यानी हम सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। तो इन चीजों के बारे में विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे कोई भी सेंटेंस हम बनाएं तो। और इसके बाद नंबर 5 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वही चीज है, सेंटेंस का जो प्रकार है उसको पहचाने कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, तो उसके अनुसार हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? SVOCA का पैटर्न फॉलो करना है, सेंटेंस में टेंस पहचानना है, जो वर्ब को देखकर पहचान लेंगे हम, और फिर वॉइस यानी वाच्य पहचानेंगे, तो वो भी वर्ब को देखकर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जरूर ध्यान रखना है। सेंटेंस का प्रकार पहचान लें, क्योंकि सेंटेंस का प्रकार पहचान लेंगे तो आप सेंटेंस को उसी फॉर्मेट में, यानी अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाते समय हमें ये 5 प्रकार की बातें ध्यान में रखनी है। सेंटेंस का प्रकार ध्यान में रखना है, SVOCA का पैटर्न फॉलो करना है, टेंस पहचानना है, वॉइस पहचानना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब हम ध्यान रखते हैं तो
सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज जब हम करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो 75% करेक्ट हो जाता है। बाकी तो हम उस प्रक्रम में या पैटर्न में लिख देते हैं। इसे नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। आगे हम जानते हैं, जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं ये जानना भी जरूरी होता है। अब हम SVO CA पैटर्न में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर आता है आपका सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट अर्थात किसी कार्य को करने वाला। पहली डेफिनेशन यही आती है, किसी कार्य, इसको हम इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं, और क्रिया में ही कार्य शब्द निहित है, तो कार्य अथवा क्रिया को करने वाला यानी डूअर ऑफ द एक्शन। सेकंड, दूसरा जो तरीका है जिसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं तो वो ये है कि सेंटेंस में जिसके बारे में मेनली यानी कि मुख्य रूप से बताया जाए, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Ravi goes to temple every day। ये एवरी और डे मैंने दोनों अलग अलग लिखा है, तो इसकी भी कोई वजह होगी तो वो मैं आपको आगे एडजेक्टिव वाले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो हम सब्जेक्ट के बारे में फोकस करते हैं। यहाँ एक वर्ड आया है रवि, तो रवि इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ये नाउन है, और यहाँ जो एक्शन हो रहा है वो है गो, तो ये आपका वर्ब है। इस वर्ब को कौन कर रहा है? रवि। तो रवि क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? सब्जेक्ट हो गया है। तो ये सब्जेक्ट इस गो एक्शन को कर रहा है। तो यहां पर पता चल गया कि सब्जेक्ट कौन है? रवि। अब मैं दूसरे में बताता हूं। मीरा इज ए स्टूडेंट। अब यहां हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस में कि यहां कोई एक्शन हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे जाना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना इस तरह से हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ एक पर्सन है जिसके बारे में सेंटेंस में मुख्य रूप से बात हो रही है। वो पर्सन कौन है? मीरा। तो मीरा क्या हुआ इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट। और इज इस सेंटेंस की क्या है? वर्ब है, जो इस मीरा के वर्तमान समय में एक स्टूडेंट होने की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ स्पष्ट है कि किसी कार्य या क्रिया को करने वाला जो पर्सन और थिंग होता है वो सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में जिसके बारे में मुख्य रूप से मेनली बताया जाता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ मीरा क्या है? सब्जेक्ट। अब इसके बारे में हम और भी सारी बातें लिख सकते हैं। अब सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड आते हैं वो होता है या तो नाउन या प्रोनाउन। जैसे मीरा के बारे में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। तो यहां पर जो शी आया है, शी, ये किसके लिए आया है? मीरा के लिए। तो मीरा नेम है, नाउन है, और नाउन के स्थान पर जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन है।
अब ये प्रोनाउन वर्ड इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट, ये जिसका वर्ब है। तो यहां पर क्लियर है कि सब्जेक्ट के रूप में जनरली हम किसका यूज करते हैं? या तो किसी नाउन का, जैसे रवि और मीरा नाउन है, और या किसी प्रोनाउन का, यानी आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन इज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट कौन होता है? या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। द रिच should help the poor। यहां देख रहे हैं रिच जो वर्ड है इसके पहले द आर्टिकल आया है, द प्लस रिच, रिच पीपल के बारे में बताता है। तो रिच शब्द रियल में क्या है? एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के पहले दी यूज किया जाए और उसको दी प्लस एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह यूज करें तो फिर वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। द रिच का मतलब ऑल द रिच पीपल, तो यहां पर ये क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट। तो यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज या दी प्लस कोई एडजेक्टिव वर्ड है जो पूरी कम्युनिटी को एक्सप्रेस करता है, कम्युनिटी को शो करता है या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, उसी प्रकार से दी प्लस एडजेक्टिव फॉर्म को हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? वर्ब। अब वर्ब में एक मॉडल वर्ब आया है शुड। शुड के बाद यानी मॉडल के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसीलिए हेल्प आया, नहीं तो हेल्प भी आ सकता था। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। तो यहां पर जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वो या तो कौन होता है सब्जेक्ट? नाउन। क्या होता है? प्रोनाउन, या होता है दी प्लस एडजेक्टिव। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार के वर्ड्स का यूज करते हैं और सब्जेक्ट को डिफाइन करना है। तो द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट, यानी किसी सेंटेंस में दी गई किसी क्रिया को या कार्य को करने वाला जो भी पर्सन और थिंग होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। या जिस सेंटेंस में हमें किसी एक्शन का क्लियरली हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा फंक्शन हो रहा है, तो वहां हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ मीरा के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ मीरा के बारे में ही डिस्कस फिर से किया जा रहा है। यहाँ रिच लोगों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। रिच लोग क्या कौन सा एक्शन कर रहे हैं? हेल्प। किसकी हेल्प कर रहे हैं? हेल्प से कौन प्रभावित होगा, कौन अफेक्टेड होगा? पुअर। ये हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को जब आइडेंटिफाई करें तो ये दोनों चीजें हम अपने माइंड में ध्यान रखेंगे। तो आपको सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी सब्जेक्ट्स के प्रकार, कर्ताओं के प्रकार। तो जनरली सब्जेक्ट आप सभी जानते होंगे, इतना तो पढ़ ही चुके होंगे अब तक। ये सब्जेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सेकंड है आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में जो वर्ड्स आते हैं वो सब्जेक्ट प्रोनाउन में आते हैं। ही, शी, इट, आई, एंड,
singular nouns. For example, Ria, girl, doctor, etc. प्लूरल सब्जेक्ट्स में आते हैं आपके कुछ सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, जैसे यू, वी, दे एंड प्लूरल nouns. For example, boys, girls, डॉक्टर्स, etc. तो इस प्रकार से जो वर्ड्स आपके यूज किए जाते हैं तो उन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ड का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल का. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल अब यहां हमें यूज करना है HRM का. तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गर्ल है वो सिंगुलर नंबर में है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस फॉर्म वर्ब का यूज किया जाता है, इसके एंड में एस आता है, तो यहाँ हम इज का यूज करेंगे. द गर्ल्स ये प्लूरल नंबर नाउन है, तो निश्चित रूप से क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है. तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारे अब कौन सा वर्ब यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे. तो इनका हम ध्यान रखेंगे, यानी हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए उनके नंबर के अकॉर्डिंग. अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आई के साथ रहता है. आई रियल में होता सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके साथ कभी सिंगुलर नंबर और कभी प्लूरल नंबर वर्ब का यूज किया जाता है. जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में इसके साथ में से सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आई के साथ में हम डू का यूज कर लेते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं. तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, या वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है. लेकिन यदि जैसे आई है तो आई को सिंगुलर मानते हैं तो ये फॉर्म आना चाहिए, लेकिन ये फॉर्म नहीं आता है, तो उसके बजाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म आता है. तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. तो उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकर काफी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा. और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, कि वर्ब क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं. को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें. कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको 2-3 बार वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट साथियों को शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोस की मदद से इनके बारे में जान करके आपकी तरह ही अंग्रेजी में कुछ सीखें. तो थैंक यू.